गुड इवनिंग मित्रों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों अभी कल ही प्रधानमंत्री वापस आए हैं। हमारी जो मीटिंग थी यहाँ ब्रिक्स में कजान रशिया में, वहाँ से वापस आए हैं। जो वहाँ पे मुलाकातें रहीं उन सब से परे जो इस बात के लिए पहले से ही उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट है रशिया की कजान में, जो ब्रिक्स की समिट में होने वाली थी, उसमें और उसके जाने से पहले रास्ते साफ कर दिए गए थे, डेस्क क्लियर हो गए थे उनके और चीन के राष्ट्रपति शी के साथ में, शी जिनपिंग के साथ में उनकी मुलाकात के। जाहिर है रशिया से हमारे संबंध ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। इस सारे के सारे तारतम्य में एक जो घटना जिस पर बहुत बात नहीं हो पाई, हालांकि हम लोग टाइम एंड अगेन रेफरेंस में बात करते रहे, वो थी कि पाकिस्तान की एप्लीकेशन लगी हुई थी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। और उसमें पाकिस्तानी कमेंटेटर जो कमर सिंह साहब हैं, उनकी बड़ी उम्मीदें थी कि इसमें शामिल हो जाएगा ब्रिक्स, और अगर नहीं शामिल हुआ तो अगली बार में तो शामिल हो ही जाएगा। भारत जो है वो ब्रिक्स में जाने से पाकिस्तान को रोक नहीं सकता है बहुत देर तक, और क्योंकि चीन चाहता है और रूस चाहता है, और रूस के प्रधानमंत्री जो हैं वो आ चुके हैं पाकिस्तान में, और वो रीएश्योरेंस करके गए थे कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने वहां पर भी, मैं आपको फिर बता दूं, वहां पे उन्होंने कंसेंसस का जिक्र किया था। मैंने वो क्लिप भी आपके साथ शेयर की थी, मैंने आपको दिखाया था कि वो कह क्या रहे हैं। उन्होंने दरअसल ये कहा था कि रशिया सपोर्ट करता है लेकिन वहां पर कंसेंसस की जरूरत होगी। जाहिर है कंसेंसस होना नहीं है, फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में कंसेंसस का होना जरूरी है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पिछले उन 3 दिनों में, यानी कि जाने से पहले, ब्रिक्स में जाने से पहले और ब्रिक्स से आने के बाद मोदी जी के, और तमाम वो जो घटनाक्रम वहां का रहा, उसके बीच में जो तरह तरह के नैरेटिव, कम से कम मैं 3 नैरेटिव आपको सुनाने जा ही रहा हूँ। 3 नैरेटिव मैं आपको सुनाऊंगा जो चीमा साहब ने बदले हैं। उन 3 दिनों के अंदर 3 नैरेटिव बदले हैं। मैं आपको वो तीनों के तीनों दिखाऊंगा, और सारे पूरे नहीं दिखाऊंगा इसलिए क्योंकि समय बहुत लगेगा उसमें, मगर आपको ये बड़ी सफाई ये पता लग जाएगा बड़ा क्लियरली कि दरअसल पहले में वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, दूसरे में वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, और फिर वो तीसरे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। तीनों में ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो लास्ट है, उसे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। लेकिन पहले दोनों जो है वो थोड़े थोड़े दिखाकर मैं आपको ये अंडरलाइन करने की कोशिश करूंगा कि दरअसल वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि दरअसल चीमा साहब कितना जबरदस्त एनालिसिस करते हैं। उससे उनके एनालिसिस की क्वालिटी भी आपको पता लग जाएगी कि कितना बढ़िया विश्लेषण वो कर रहे थे, कैसी दरअसल मेरा मानना यह है कि चीमा साहब विश्लेषण करते ही नहीं है, एनालिसिस करते ही नहीं, वो दरअसल अपनी उम्मीदों को बता रहे होते हैं कि क्या हो सकता है। तो सुनने में आ रहा है, ये लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मेरा ये मानना है, बट जो एनालिसिस है वो गायब है, बाकी सब मौजूद है। तो उससे पहले कि मैं आपको एक तरफ से वो सारी चीजें सुनानी शुरू करूं, मैं सबसे पहले आपको 1 मिनट का सिर्फ 1 से सवा मिनट का एक क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आप पाएंगे एक जो टेक अवेज हैं ब्रिक्स समिट से वो क्या है। तो पहले वहां से शुरू कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं कि कमर चीमा क्या कर रहे हैं। लीजिए देखिए। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी
हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। जी मित्रों, तो ये थे फ्यू टेक अवेज जो कजान की जो मीटिंग थी, ब्रिक्स की समिट मीटिंग जो थी, वहां पर जो कुछ हुआ उसका कम से कम भारत का परिप्रेक्ष्य से ये कुछ टेक अवेज थे जो मैंने आपको दिखाए। इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल उम्मीद नंबर 1 क्या थी कवाशीमा साहब की जब उन्होंने इस ब्रिक्स समिट की तरफ देखा। वो क्या कहते हैं, खासकर जो पाकिस्तान का ये एंट्री का मामला था, यानी पाकिस्तान, मैं रेफरेंस पॉइंट क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री की जो एप्लीकेशन है उसको लेकर जो वो बातें करते रहे। पहले मुझ पर चलते हैं और फिर आखिरी में हम बात करेंगे कि ओवरऑल पूरे ब्रिक्स में जो पर्सपेक्टिव रहा, जो पाकिस्तान की जगह रही, उसको लेकर चीमा साहब का क्या कहना रहा है, वो लास्ट का है ना, और उसको मैं आपको पूरी तरह दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले पहला टेक अवे, पहले टेक अवे से क्या कहते हैं, इंडिया लाइकली है, ये उम्मीद की जाएगी इंडिया से कि इंडिया पाकिस्तान के ब्रिक्स में आने का विरोध करेगा ही नहीं। जरा देखिए ये बातों कैसे साबित करते हैं। Here we go. दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि भारत जो है इट इज लाइकली गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप, और ये लाइकली टू सपोर्ट, इंडिया इज लाइकली टू सपोर्ट पाकिस्तान फॉर द ब्रिक्स मेंबरशिप। ये इनकी उम्मीद नंबर 1 है। अब देखो आप, अभी आज की पॉसिबिलिटीज में मौजूद है ये चीज, वाह, और उसकी वजह यह है कि देखें इस वक्त इट्स नॉट व्हाट इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यू होती, वजह होती, तो डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान ना आते। अब जरा सोचिए, कम से कम 20 बार चीमा साहब आपको बता चुके हैं जिस समय पाकिस्तान गए हुए थे जयशंकर साहब, कि ये बायलैटरल नहीं है, ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग है जिसकी वजह से भारत में आ रहा है। खुद जयशंकर जी ने वो कहते नहीं थके बात को कि भाई एक एससीओ की मीटिंग है, मैं एससीओ की मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरा लेना देना सिर्फ एससीओ की मीटिंग से है, इसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं कोई बायलैटरल मीटिंग होल्ड करने नहीं जा रहा हूँ, हम कोई बायलैटरल मीटिंग शुरू नहीं कर रहे हैं। ये बातें बार बार जयशंकर जी ने कही। जो मीटिंग्स वहां पर हुई वो मोर ऑफ कर्टियस नेचर की थी, कर्टेशियस नेचर की थी देन एनीथिंग एल्स, कि भाई आप वहां आए हैं, जिस देश में आए हैं, आप उसके फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठ के आपने खाना खा लिया है, और वो भी इन फुल ग्लेयर ऑफ मीडिया, पूरे मीडिया की मौजूदगी में आपने उनके साथ बैठ के खाना खाया है। तो ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग कर ली हो जिससे बायलैटरल बातें उठी हो, मगर उससे परे हम उस मुद्दे पर तो आएंगे ही, हल्का फुल्का उस पर टच रखेंगे। लेकिन पहले उनकी बात को जरा समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। जरा कहते हैं कि पाकिस्तान आते ही नहीं अगर भारत के साथ कोई विवाद का, पाकिस्तान के साथ विवाद का कोई मुद्दा होता, तो वो कह रहे सब ठीक हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच सब ठीक है। So the world has decided that we have to meet on the basis of the multilateral at the multilateral forums rather than हम bilaterally engaged नहीं। World has decided, India Pakistan डिसाइड नहीं किया है, world has decided that we have to meet, that means India and Pakistan have to meet at the multilateral forums and not at the bilateral forums। ये दुनिया ने तय कर लिया है। और वो दुनिया के मायने क्या है, वो दुनिया के कौन से लोग हैं, वो दुनिया की कौन सी बॉडी है, ये चीमा साहब ने नहीं बताया। The world has decided करते, लेकिन हम मल्टीलैटरली तो एंगेज कर सकते हैं। जैसे जयशंकर आए पाकिस्तान, he didn't come for bilaterals, he came for multilateral। जी, तो क्वेश्चन ये है कि इस वक्त रशिया को क्या चाहिए। रशिया चाहता है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, साथ मिलाया जाए, इंगेज किया जाए, और उस सिलसिले में अगर उनको ये जरूरत महसूस पड़ती है कि वो इंडिया को कह सकें कि भाई आप इसमें थोड़ी हमारी मदद करें। अब देखो मित्रों, इसमें रशिया ने कोई कुछ कहा नहीं कहा, रशिया की कोई स्टेटमेंट है नहीं है, क्या रशिया की तरफ से सब्सटेंटिव कोई इस बात का सबूत आया कि रशिया ने ऐसा कुछ कहा है या सोचा है, कुछ नहीं। कोई डिप्लोमेटिक केबल सामने आई है, नहीं आई। किसी ने कोई स्टेटमेंट दी वहां से, नहीं। किसी अधिकारी ने कुछ कहा, बिल्कुल नहीं। ये चीमा साहब ने किया क्या भाई? चीमा साहब ने अपनी उम्मीद जाहिर की है और उम्मीद को पूरा करने के लिए बीच में जो डॉट्स थे उनको खुद ही कनेक्ट कर लिया है, और कनेक्ट भी वैसे ही किया है जैसे वो क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहते थे ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।
इनको जो चाहिए था इन्होंने उसके बारे में सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए जो भी तत्व उसमें डालने थे वो डाले, एलिमेंट्स वो डाल दिए उठा के, और उन एलिमेंट्स के चलते उन्होंने तस्वीर पूरी कर ली। लो जी, ये हो गया एक विला का मसाला, है कि नहीं? इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर आगे देखिए, वी वांट कि हम थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट ब्लॉक देखें। पाकिस्तान ब्रिक्स में चला जाए तो व्हाट कैन पाकिस्तान डू? वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता। एक मिसाल है ना, क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। मैं आपको एक और वीडियो दिखा सकता हूँ जो इस समय नहीं दिखा रहा हूँ मैं, किसी और जगह आप कोई कॉन्टेक्स्ट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें यही साहब कहते हैं पाकिस्तान मीडियम साइज कंट्री, मीडियम कंट्री भारत के मुकाबले में। जैसे भारत मीडियम कंट्री माना जाता है भाई, एक डेवलप कंट्रीज हैं, एक लो समय वाले कंट्रीज हैं, जो मिडिल कंट्रीज आते हैं उनमें इंडिया के साथ में पाकिस्तान भी आता है। इसलिए नहीं कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, इसलिए कि पाकिस्तान इज मिलिट्री माइट, पाकिस्तान एक मिलिट्री माइट है। ये अभी 2 दिन पहले क्लेम कर चुके हैं इस बात को, अब उस बात को भूल गए, अब उसको हम भूल दिया। अब क्या कह रहे हैं? कन्वीनियंस है ना, आर्गुमेंट की कन्वीनियंस है। अब वो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान क्या कर लेगा? पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान ब्रिक्स में चला जाएगा तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता, ये उनका कहना है। आगे देखिए, हमने अभी जाएंगे, ऑब्जर्वर बनेंगे, फिर अगली दफा जाएंगे, फिर जाएंगे। अभी 10 मेंबर है, 5-10 और आते हैं, 15, हम 20 में 25 में लाइन में खड़े होंगे। 20 साल बाद, 15 साल बाद भारी आएगी होस्ट करने की। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये को मतलब क़यामत नहीं आ जानी, कुछ भी नहीं होना। लेकिन पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है वो डेफिनेटली इससे एनहांस होगी। अब देखिए एक चीज को थोड़ा समझें, वो क्या? पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक परफॉर्मेंस जो प्रोफाइल है वो इससे एनहेंस होगी। अब जरा सोचिए, ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वो शेख चिल्ली का सपना, है कि नहीं? एक मुर्गी आएगी, उस मुर्गी से अंडा आएगा, अंडे से एक और बच्चा होगा, फिर उससे एक और बच्चे निकलेंगे, फिर मैं बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, फिर वो बहुत सारे अंडे देंगे, फिर बहुत सारे अंडे बाजारों में बेचाऊंगा, फिर उससे बहुत सारी दौलत आ जाएगी, फिर वो दौलत पता नहीं और क्या कहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर न जाने में कितना बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। सब शेख चिल्ली का सपना। सवाल ये है मुर्गी कहाँ है? ये देखिए कि मोदी हो, शी हो या पुतिन हो, सॉरी बाइडेन, पुतिन, शी, ऑल वांट कि मोदी हमारे साथ खड़ा है। बेशक शी जिनपिंग नहीं चाहता, ऑप्टिक्स नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग को इस चीज का पता है कि अगर हम ये नहीं करते तो मोदी जो है वो इट कैन फॉल इनटू दी वेस्टर्न ट्रैप में चले जाएंगे कंप्लीटली। और जरा सोचो मित्रों, शी क्या सोच रहे हैं इसका पता कमर सीमा को लग चुका है। सीक्रेट जासूसों ने उनको बता दिया है कि वैसे शी चाहते नहीं है कि मोदी के साथ खड़े हो, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं लगते हैं। ये क्या बकवास है? आई मीन ये एनालिसिस है, ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, ये कोरी बकवास है। ये कौन सोचता है इस तरह से? कौन बोलता है इस तरह की बातें? दुनिया में कोई बोलता है? ये सड़क छाप आदमी भी इस तरह की भाषा नहीं बोलता, और ये एनालिसिस कर रहे हैं। मुझे बताओ दोस्तों, ये शी की एज ए कंट्री प्रेसिडेंट, अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट के तौर पर, अपने देश के राष्ट्रपति के तौर पर उनकी अपनी जरूरतें हैं। भारत से उनका ट्रेड है भाई, ऑप्टिक्स क्या करते हैं इसमें भाई? जरा समझाना मुझे। 100 बिलियन का भारत से उनका ट्रेड सरप्लस है भाई, वो हमसे मोटा माल ले रहे हैं हर साल का, उनकी इकोनॉमी को, उनकी कंट्री को सपोर्ट जा रहा है हमारे यहाँ से, हम उनके वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं, और ये हमसे क्या कर रहे हैं? ऑप्टिक्स अच्छे नहीं होते, इसलिए इंडिया के साथ में, मोदी के साथ में शी खड़े नहीं होंगे। अबे तुम जैसे भेड़ों साथ खड़े होंगे क्या? अबे कमाल है, मतलब किस तरह की बातें बोलते रहते हैं लोग, और सिर्फ इसलिए कि एक पर्टिकुलर किस्म का जो माइंडसेट है, उस पर्टिकुलर के माइंडसेट की जो थ्योरीज हैं उनको सपोर्ट मिले, उसको सपोर्ट देने के लिए कोई भी नई थ्योरी गढ़ देंगे, कोई भी नया किस्म का आर्गुमेंट गढ़ देंगे, चाहे उसका कोई सब्सटेंस हो या ना हो। और मैं आपको बात बताऊं, बताओ, इंडियंस ये चाहते हैं कि हमारी चाइना के साथ ऐसी एंगेजमेंट हो कि हमें मुश्किल ना, हम एक किसी ऐसी मुश्किल में ना चले जाएं, एक लॉन्ग टर्म मुश्किल में। और वो मुश्किल क्या हो सकती है? किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना चले जाए। ये देखो, लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में ले आने वाले दो न्यूक्लियर मुल्क जो दोनों के पास इतनी ताकत मौजूद है कि दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वहां पर ये साहब क्या करें? लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में न चले जाएं। बेटा ये तुम्हारे चचा चाइना ही था जिसने टेप्स रिलीज की थी कारगिल वाली, जब मुशर्रफ वहां बैठ के होटल में गाने गा रहा था, बात कर रहा था तुम्हारे जनरल से। ये भूल जाते हैं सारी बातें। अच्छा कल्पना कीजिए इनकी अकल का, ये इनकी अकल का तोहफा है दुनिया को जो मिला हुआ है, और ये बनते हैं कि मैं दुनिया में यहाँ से लेके अमेरिका तक घूमता रहता हूँ। अगर घूमते रहते हो भाई, तो अगर तुम ब्रिलियंट हो, मोस्ट ब्रिलियंट दिमाग हो, तो इससे पता लगता है कि पाकिस्तान में कितना बड़ा कूड़ा
जन्म लेता है एकेडमिक्स में। Not a time to go into conflict. Why? It's time for rising. It's time for growth. It's time for industrialization. It's not time to get occupied and busy. India doesn't want to get occupied and busy. That's why India ने जल्दी की है. India What India does not Pakistan want का to get conflict. India does not want to get What India does not want to get occupied and busy. आप ढूंढ लो अंग्रेजी। पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यू होती, वजह होती, तो जाए, इंगेज किया जाए, और उस सिलसिले में अगर उनको ये जरूरत महसूस पड़ती है, क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। हमने अभी जाएंगे, ऑब्जर्वर बनेंगे, फिर अगली दफा वेस्टर्न ट्रैप में चले जाएंगे कंप्लीटली। और मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस ये चाहते हैं कि हमारी चाइना के साथ ऐसी इंगेजमेंट हो कि हमें मुश्किल ना, हम किसी ऐसी मुश्किल में ना चले जाएं, एक लॉन्ग टर्म मुश्किल में। और वो मुश्किल क्या हो सकती है? किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना चले जाएं। इट्स नॉट अ टाइम टू गो इनटू कॉन्फ्लिक्ट। व्हाई? इट्स टाइम फॉर राइजिंग. It's time for growth. It's time for industrialization. It's not time to get occupied and busy. India doesn't want to get occupied and busy. That's why India ने जल्दी की है। अगर इंडिया की पोजीशन कमजोर भी आई है, नजर आई है मल्टीलैटरल उसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी में, तो इंडिया ने जल्दी की है। जैसे पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर नजर आती है इन टर्म्स ऑफ इंडिया के मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर नजर आती है इंडिया के मुकाबले में। मतलब कंपैरिजन भी कर रहे हैं, जरा सोचिए, ये कंपैरिजन करने की भी हिम्मत कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का। भाई कौन सी सेंस में? डिप्लोमेटिकली तो भूल ही जाओ, दूर दूर तक नहीं, इकोनॉमिकली दूर दूर तक नहीं, तो तुम कौन सी तरह से कंपैरिजन कर रहे हो? खाली हवाई जहाज गिनते हो क्या आपस के? फाइटर जेट गिन रहे हो क्या? इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन कैसे बनता है? कोई समझाए मुझे। न जाने क्या कंपेयर कर रहे हैं, और फिर ऐसे में कमजोरी रहोगे तुम। है कि हम इंगेज हो। जो उस वक्त जल बाजवा ने ये फैसला किया कि डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने कश्मीर पे चेंज कर ली है, 370-35 ए को रिवोक कर लिया है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने कहा जी मिलिट्री डिप्लोमेसी में जो 2003 का जो सीजफायर एग्रीमेंट है उसको रिवोक कर लिया जाए। ठीक है जी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, सॉरी। सो जल बाजवा उस वक्त बेशक इमरान खान चाहता था या नहीं चाहता था, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमें एलओसी पे ठंड चाहिए। एलओसी पे ठंड मीन्स कि मैं अपनी अटेंशन और तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ। सो उस वक्त की मिलिट्री डिप्लोमेसी ये थी। आज सोचो वो टेंशन कहाँ जानी थी, और जो जहां उनकी अटेंशन गई उस अटेंशन ने बेड़ा करके रख दिया तुम्हारा। मगर दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट कुछ और था, ये बात कहीं और जा रही है। हम इस बात को यहीं का यहीं छोड़ेंगे और हम चलेंगे अगले सब्जेक्ट की तरफ। ये आप याद रखिएगा, ये वो पहला वीडियो है जहां पर चीमा साहब प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं कि भारत अलाउ करेगा, सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की एप्लीकेशन को ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए। ये कह रहे हैं वो इस वीडियो में, ठीक है ना। हम इसको छोड़ते हैं और अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। ये लीजिए, अब आप देखिए इसको। आज आपको पता है कजान रशिया के अंदर ये दूसरा प्रेडिक्शन है जिसको करने जा रहे हैं। ये दूसरा प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन क्या? ये अब इंफॉर्मेशन जो आपको देने जा रहे हैं, है ना। और ये अपना शक बता रहे हैं कि क्या भारत ने पाकिस्तान की मेंबरशिप का रास्ता रोक दिया है। ये कल का वीडियो है, जब ब्रिक्स की मेंबरशिप का किस्सा इनको लगा शाम होते होते कि दरअसल बात बन नहीं रही है, तो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने ब्रिक्स में पाकिस्तान की मेंबरशिप का रास्ता रोक दिया है। तो ये इनका उस वक्त का वीडियो है जब इन्होंने रोना पीटना शुरू किया भारत की इस रोकने वाली एक्टिविटी का। तो जरा इसका भी देख लीजिए, ये दूसरा है। अब जरा देखिए। इम्पोर्टेंट ब्रिक्स समिट हुई, सुनने में आ रहा है कि कुछ लीडरशिप वहीं पे भी मौजूद है रशिया के अंदर, और कुछ जो है वो वहाँ से निकल गई है, सुनने में आ रहा है, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वापस इंडिया पहुँच रहे हैं, क्योंकि सुबह जो है वो जर्मनी की जो लीडरशिप है वो पहुँच रही है इंडिया। ये लीडरशिप के मायने ओलाफ शोल्स आ रहे हैं। एक्चुअली आज ओलाफ शोल्स जर्मनी के चांसलर वो भारत पहुंच रहे हैं, और तो जाहिर है मोदी जी को यहाँ होना था, तो मोदी जी ने जो फाइनल डिनर जो उनका होता है उसमें वो नहीं रुके हैं और वो वहां से पहले ही निकल आए। काम का जरूरी है ना, ये पार्टी करना जरूरी थोड़ी है मोदी जी के लिए, तो वो अपना मोदी जी पहले ही वहां से निकाला है, अपना जो उन्होंने काम खत्म था
ऑफिशियल काम था, औपचारिक काम, वो सारे काम औपचारिक निपटाए और वहां से पकड़ा प्लेन निकल आया यहाँ पर, क्योंकि अगले दिन यहाँ शोर आ रहा है। तो यहाँ तो भीड़ लगी हुई है लोगों के आने वालों की। पाकिस्तान वाला मामला थोड़ी है कि अमेरिका गए और हफ्ते भर के लिए बैठ गए, वहां से हिले ही नहीं बिलावल साहब। तो वो हम उस तरह के हमारे काम हम होते नहीं। हमारे तो जयशंकर जी को देखिए, उनकी बेचारों को मुझे लगता है कि 24 घंटे में से आधा दिन जो है वो हवाई जहाज में गुजरता, बेचारे यहाँ से वहां भाग रहे होते हैं किसी तरह से। तो इतना तो अमेरिका का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो नहीं व्यक्त भागता बेचारा, जितना यहाँ भागा भागी लगी रहती है। पर चलिए हम जरा अब देखते हैं कि इनका आगे रोना पीटना क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई जो सेक्शन ऑफ इंडिया, इंडियन मीडिया जो है वो ये समझता है कि शायद भारत ने एज ए पार्टनर स्टेट, एज ए पार्टनर स्टेट, एज ए पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरखास्त। बात समझ आई? अब ये इनको दर्द उठ रहा है, ये दर्द उठने की प्रक्रिया है जिसकी वजह से शब्द, अल्फाज बाहर नहीं आ रहे हैं। ये है वो प्रक्रिया। वो उमड़ उमड़ के, घुमड़ घुमड़ के आंसू बाहर आ रहे हैं। देखिए मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। भारत इन्फ्लुएंशियल, ये याद रखिएगा जरा, ऊर्जा का जो एनर्जी लेवल है ना, उसका जरा चेक करिएगा। पिछली वीडियो में क्या था और इसमें एनर्जी लेवल कैसा डाउन हो गया, क्यों? एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, जरा देखें। पोजीशन में मुझे ऐसे लग रहा है अच्छा कि भारत इंतहाई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। ओके। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब वाकई ही पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसको रोकेंगे या पाकिस्तान की, जैसे कहते हैं ना, जो पार्टनर स्टेट के तौर पे रोकेंगे? ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस हवाले से। मुझे तो जो चीज़ समझ आ रही है, जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि एक तरफ इंडिया को खैर एडवांटेज तो बहुत है। आज इंडिया की जो नरेंद्र मोदी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो बायलैटरल समिट हुई है वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है फॉर द इंडियंस, सही मानों में अगर देखा जाए। लेकिन ये मुझे सुनने में आया कि पाकिस्तान के लिए सेटबैक है। अ सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग, आई डोंट नो ये क्या कह रहे हैं। जो मेरे सुनने में आया है, सेक्शन मीडिया, इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग इट। एक सेक्शन का मतलब ये होता है कि मतलब सर्टेन जर्नलिस्ट आर रिपोर्टिंग इट। अब जाहिर है जो लोग वहां गए हुए हैं उनको खबरें मिल रही हैं, और ये इंटरेस्ट तो इस बात को लेकर था ही हमारे यहाँ पर। मैंने भी आपसे जिक्र किया था, और अगर आपको याद हो तो मैंने बात कही थी आपसे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भारत कहीं सपोर्ट नहीं करने जा रहा है इनकी मेंबरशिप को। मगर ये चीमा साहब के सपने, शेख चिल्ली के सपने, आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, और ये जो सपने टूटने का जो दर्द है, उफ उफ, क्या दर्द है। द फैक्ट अ सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, क्योंकि मीडिया के जो लोग हैं अक्सर स्पेकुलेशन करते हैं। फैक्ट बेस हम बात जिसे कहते हैं ना वो नहीं होती। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि सेक्शन मींस कुछ लोग। अक्सर मैंने इंडियन मीडिया के अंदर देखा है कि बहुत सारी क्रेडिबल रिपोर्टिंग होती है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग होते हैं बड़ी क्रेडिबल रिपोर्टिंग करते हैं। खैर मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको ये बताने के लिए, ये बार बार ये भी कह रहे हैं फैक्ट बेस्ड ये चीजें। फैक्ट, ये खुद फैक्ट बेस्ड है क्या? ये जो मैंने को पिछली बार दिखाया था, अभी जो मैंने कुछ देर पहले को दिखाया था कि जिसमें कह रहे थे भारत, इंडिया इज लाइकली टू अप्रूव इंडिया पाकिस्तान मेंबरशिप। आप मुझे बताइए वो फैक्ट बेस्ड था क्या? तो अगर आप फैक्ट बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग पर नहीं जा रहे हैं, अगर आप उन लोगों को नहीं देख रहे हैं, दरअसल आप भी डॉट जोड़ जोड़ के काम चला रहे हैं और आप भी अपने परसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए, नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर इंडियन सेक्शन मीडिया में जो सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया है, अगर वो एक चीज को रिपोर्ट कर रहा है वहां से और ऑन ग्राउंड कर रहा है, अगला वीडियो आपको दिखाएगा कि भारतीय मीडिया ने जो रिपोर्ट किया वो सब्सटेंटिव रिपोर्टिंग थी, सही रिपोर्टिंग थी, है ना। और उसके आंसू इनको और निकलेंगे, अभी वो दिखाता हूँ आपको। मगर पहले जरा ये देखिए कि ये जो रो रहे हैं इसमें बार बार ये भी कहते जा रहे हैं कुछ लोग हैं जो क्रेडिबल रिपोर्टिंग करते हैं। वही अब जानते हैं किन लोगों की बात हो रही है।
आगे देखिए। मेरी नज़र में जब मैं देखता हूँ इसको सारी की सारी सिचुएशन को, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया इतनी जल्दी फैसला नहीं करेगा। अच्छा, इट विल टेक सम टाइम, इंडिया थोड़ा वक्त लेगा। आप देख रहे हैं ये फिर से स्पेकुलेशन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कितनी बुरी तरह गिरेंगे। ये फिर से स्पेकुलेशन कर रहे हैं। क्यों? अगेन फैक्ट बेस कुछ भी नहीं है, उम्मीद है। नहीं, अभी भारत नहीं करेगा, थोड़ी सी तो जगह देगा, क्या पता कोई जुगाड़ हो जाए, कुछ तो बात बन जाएगी। अच्छा, ज्यादा नहीं तो पार्टनर ही बना लेगा, डायलॉग पार्टनर बना लेगा, कोई तो पोजीशन दे देगा, वो पीछे वाली कुर्सी में बैठा देगा, आगे नहीं तो कुछ तो करेगा यार। बट अभी देखिए आप, इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान भले जो है वो वीक पोजीशन में है, कमज़ोर पोजीशन में है, लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर आप पाकिस्तान को रोकेंगे तो पाकिस्तान जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि बाकी ममालिक भी तो मौजूद है, कंसेंसस है। क्यों नहीं? अगर इंडिया रोकेगा तो हो सकता है चाइना कहे नहीं हमें चाहिए, तो ये चीज़। एक बात बताओ, अब जरा इनको समझाओ, अगर भारत रोकेगा और चाइना कहेगा, कंसेंसस कहाँ गई? कंसेंसस कहाँ डेवलप हुई? क्या अगर भारत मना करता है और चाइना हाँ कहता है, इसके मायने ये कि चाइना की बात ज्यादा चलेगी? चाइना कह रहा है इसलिए वो आ जाएगा पाकिस्तान में। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था नहीं कि नहीं, कंसेंसस बनानी पड़ेगी, फिर कोई उस बात बनेगी, यही कहा था ना। कंसेंसस चाइना कैसे बनती है क्या? आप जो गाने गा रहे हैं 2 दिन से, चाइना 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 कर रहे हैं आप चीमा साहब, पता लग रहा है चाइना की पावर। और चाइना आपको कहाँ गिनता है ये भी गिन लो आप। मैं बार बार दोस्तों आपको गिना दूं, बार बार याद दिला दूं, याद रखिएगा। जो पिछली बार, इस बार नहीं, अभी जो कजान गए हैं मोदी जी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जब वो एक बायलेटरल मुलाकात में गए हुए हैं रशिया, मैं आपको तब से बात कर रहा हूँ, भारत चीन संबंधों के बीच में बहुत कुछ उस यात्रा के दौरान हिल गया है। और आप ये देखिए वो यात्रा, उसके बाद से आप जाइए बांग्लादेश की यात्रा, जो बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ शेख हसीना वाली सरकार के गिरने का, वहां से देखिए, और फिर यहाँ आते आते आपको चाइना की तरफ से एक नकारात्मक, एक नेगेटिव वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा। नॉट वन। देयर रीजंस। एंड मैं आपको वही बार बार याद दिला रहा था उस वक्त से लेकर आज तक कि दोस्तों चीजें बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं दुनिया में। आपको याद है एक दिन मैंने आपको कुगलमान की याद दिलाई थी, मैंने आपसे कहा था कि मैंने कुगलमान को कहा है, कुगलमान मेरे से बार बार फोन पूछ रहे थे, बताओ क्या हो रहा है चाइना के साथ, क्या हो रहा है बताओ मुझे, और मैंने कुछ नहीं बताया था, मैं हंस के भाग आया था वहां से। ये रीजन था। ये जो अभी भी बोल रहे हैं ये भी परसेप्शन है, और ये आपको अगली वीडियो में नजर आ जाएगा कि ये परसेप्शन कितना घटिया और जाली परसेप्शन था। आगे देखिए। ये तो हैं बहरहाल मुझे ऐसे लगता है जाती तौर पे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देखो, जाती तौर पे और अंडरस्टैंडिंग, इसका फैक्ट से क्या लेना देना होता है? फैक्ट तो फैक्ट होता है ना, फैक्ट तो पत्थर की तरह होता है, लग जाए खून निकल आए, पत्थर वैसे वैसे बना रहता है, वही होता है पत्थर। बट मुझे बताइए फिर ये कह क्या रहे हैं? फैक्ट बेस कहाँ हो रहा है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग फैक्ट तो नहीं हो सकती, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है आपकी आपकी समझ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो फैक्ट बेस बात कहाँ कर रहे हैं आप, जिसका आप हमें गाना सुना रहे थे? इस सारे सिचुएशन के अंदर इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए तो शायद पाकिस्तान की इसको रोक सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं रोक सकता। इंडिया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म अगर पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्रिक्स में इंडिया को रोकनी पड़ी तो शायद वो रोक लेंगे। अब हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है। अब जरा सोचो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को डेफिनेशन क्या होगी? अब इनका मतलब यह है कि अगर अगले 4 साल 5 साल के लिए मेंबरशिप रुक जाती है तो कोई बात नहीं, अगले 5 साल बाद आ जाएंगे। 5 साल किसने देखे यार? 5 साल में पाकिस्तान के इतिहास में क्या कुछ हो चुका हो, किसने जाना, किसने देखा, कौन जाने? 5 साल बाद पाकिस्तान की शेप क्या हो रही है, कौन जाने? बलोची घूम रहे हैं, टीटीपी घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या घूम रहा है, पता नहीं क्या होगा वहां पे, कौन जानता है? खुद पाकिस्तानी वो नहीं पता। तो ये ऐसे में ये क्या बात की जाए इनकी? और ये बातें कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, कि इंडिया और चाइना के अच्छे ताल्लुकात, जो कि थोड़े से हमें आज की इस मुलाकात में जो 5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के साथ हुई है, इससे हमें ये थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। थोड़ा सा अंदाजा होता है,
थोड़े से हालात जो बेहतर हुए, ये जो शी जिनपिंग और मोदी जी की जो मुलाकात हुई है, I mean, ये नहीं जानते कि एक मुलाकात के लिए पीछे से कैसी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी डिप्लोमेटिक तैयारी होती है, कितना काम किया जाता है, तब जाके ये स्थिति आती है जहां पर दो लीडर आकर एक साथ एक मंच पर खड़े होते हैं और हाथ मिलाते हैं। जानते इस आदमी ने कल कितना बड़ा क्राइम किया है। कल इसने पहले मजाक उड़ाने की कोशिश की, फिर बैक ट्रैक हुआ, इसको लगा मैंने कुछ गलत कर दिया। क्या है, अगर आप कल का वीडियो देखिएगा, जब वो इससे शी जिनपिंग से मिलने के लिए मोदी जी एंटर हो रहे हैं, तो शी जिनपिंग वहां दरवाजे पे वेट कर रहा है, मोदी जी हल्का सा दाहिना हाथ बढ़ाते हैं उसकी तरफ को, शी जिनपिंग उसको कहता है वो मंच पे आके हाथ मिलाते हैं, क्योंकि वो कैमरामैन के लिए हाथ करना होता होगा, और मोदी का जरा सा हाथ राइट को हैंड होता है। ये उसको मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये कहता है, मोदी जी ने हाथ उठाया, हाथ हिलाया, उन्होंने देखा ही नहीं, उधर उधर कर दिया कि आप उधर आइए, उधर हाथ मिलाएंगे। और फिर बाद में कहता है हाँ कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, इस तरह चलते में हो जाता है। ये उसने बाद में उसको ग्राउंड को कवर करने की कोशिश की, बट ही ट्राई टू मेक फन ऑफ इट। अब जितनी औकात है उतना ही मजाक उड़ाएगा ना, उससे ज्यादा जाएगा तो उसको पता है हिंदुस्तानी गाली देनी शुरू कर दें, वो ही लेनी केस दे देते हैं भाई को। चलिए आगे देखिए। थोड़ी सी चीज हमें नजर आ रही है कि थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, लेकिन ये एक चीज है कि नरेंद्र मोदी को जो एक कंफर्ट वाला जोन रशिया में मिलता है, शायद वो उस तरह अमेरिका में ना मिल रहा हो। ये एक बात याद रखें, जैसे डॉक्टर जयशंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था ना कि हमें 77 सालों में रशिया ने कभी टफ टाइम नहीं दिया। जरा सोचिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो जो इनको मिलता है यहाँ पर रशिया में, वो शायद अमेरिका में ना मिल रहा हो। अमेरिका में हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं, वो अलग किस्सा है। अमेरिका के हमसे क्या उम्मीदें हैं क्या नहीं, एक अलग मुद्दा है। हम अमेरिका से उस मुद्दे पे एग्री करते हैं नहीं करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, वो हम अलग देख सकते हैं। पर इनकी क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये क्या हमसे बातें कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो पर रोकता हूँ और आगे ले सकता हूँ आपको तीसरे और आखिरी वीडियो में, जिसमें हमें डिटेल में बात करनी है। और तीसरे वीडियो पे इसलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ क्योंकि अब आपने देखा पहले उन्होंने क्या स्टैंड लिया कि इंडिया इज लाइकली टू अप्रूव इट, है ना, लाइकली टू अप्रूव द एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान कमिंग इनटू ब्रिक्स, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा, शायद इंडिया ने रोक लिया, सेक्शन ऑफ इंडिया मीडिया इज रिपोर्टिंग इट, फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग का इंतजार करना पड़ेगा इनको। ये कहानी गढ़ रहा है ना। अब चलते हैं अपन तीसरे ही तरफ को, और वो मैं आपको दिखाऊंगा शुरू से आखिरी तक, क्योंकि उसमें रोना पीटना आपको जो है ना वो निहायत ही मनोरंजक है। जरा देखिए। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कल रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह तेले ने पहले इसमें हंसी करो, पहले इसमें ताली हो जाकर हंस लो कि भाई जितने गाने गा रहा था सारे फेल हो गए। क्यों? वही मैं आपको कहता था, एनालिसिस होता ही नहीं है, ना एनालिसिस होता है ना इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है तो सिर्फ उम्मीदें, और वो तमाम उम्मीदों के को जोड़ते हुए झूठे ख्वाब, झूठी तारतम्य जो उनको जोड़ रहे होते हैं। और भाई कच्चे धागे तो टूटते ही हैं। अगर तुम्हारी माला जो है कच्चे धागों से बनी है तो वो चलने वाली तो है नहीं, और ये माला पूरी तरह से कच्चे धागों यानी कि सपनों पर बनी हुई थी। सपने तो सपने होते हैं, सपने तो सपने हैं आखिर। क्या है माय असेसमेंट, जो व्हाट आई हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन सो फार और व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, वो ये है कि जो चाइनीज हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात खराब करते रहें। याद कीजिए, ये सज्जन वही हैं जो पिछले वीडियो में कह रहे थे शी डजंट वांट टू स्टैंड विद इंडिया। ऑप्टिक्स नहीं है, मोदी के साथ में खड़े होने के ऑप्टिक्स नहीं है। शी जो है वो बस कर रहे हैं, ऑप्टिक्स नहीं है, काम चला रहे हैं। अब देखिए जरा ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। ये है 2 दिन के अंदर अंदर में तीसरा वर्जन आ रहा है इनका, देखते रहिए। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता।
मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, यू नो सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान, इज अ बी ट्रेड मतलब ना बिट्रेड, ये जो बी ट्रेड कर रहे हैं ना वो बी ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं हो गया ये बिट्रेड है बेसिकली, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं। it's a betrayal. Some people are saying this. Well, I don't buy this theory, but there are some Pakistani who have this approach कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें, you didn't pay attention to us, ध्यान ही जरा सोच रहे हैं, यू डिडंट पे अटेंशन टू अस। अभी 2 दिन पहले जो एक वीडियो इन्होंने किया था उसमें ये बाकायदा ये कह रहे थे कि चीन को न जाने क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है हमारी वजह से, पाकिस्तान के साथ खड़े होने से। आप जरा सोचिए पाकिस्तान को, चाइना को गेन क्या होता है सिवाय इसके कि दिस कंट्री, जोक ऑफ अ कंट्री, इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज बीइंग यूज्ड बाय चाइना टू हैव सम काइंड ऑफ पैरिटी विद इंडिया। इसके अलावा पाकिस्तान का क्या इस्तेमाल है? तो पाकिस्तान से चाइना को न तो कोई इकोनॉमिक फायदा है, न कोई बाजार का फायदा है, न कोई स्ट्रेटेजिक फायदा उस तरह से बस एक वेज है इंडिया के साथ में जो आप लगा के रखते हैं, बट बियॉन्ड दैट व्हाट, नथिंग, कुछ भी तो नहीं है। तो आपको किस बात के लिए चाइना घास डालेगा बियॉन्ड अ पॉइंट? और 70 साल से डाल के वो भी थक गया होगा ना बेचारा। नहीं दिया हमारा, ठीक है ना जी। नई मेंबरशिप वालों को पूछा ही नहीं, पाकिस्तान के लिए प्रोसेस ही लंबा कर दिया। देखिए मैं क्यों प्रोसेस लंबा हो गया पाकिस्तान के लिए, लेट मी टेल यू। You know, Iran is an important country already in लेट मी टेल यू, ये इनको लेट मी टेल यू पिछले 2 दिन में याद नहीं आया था, आज बताने आ रहे हैं जब हो गया है। ये एनालिसिस है पोस्ट फैक्टो, जब घटना हो जाती है तब उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। इनके पास वो एनालिसिस नहीं होता कि क्या अगर ऐसा है तो आगे क्या होगा ना, उसका कोई एनालिसिस नहीं होता। इनके पास एनालिसिस हो जो हो गया, तो भाई उसको तो कोई भी एनालाइज कर सकता है, अल्लाह तुमने क्या करना है। the BRICS, ठीक है सर। देन 5 तो चलो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनकी वजह से ब्रिक्स बने एंड ऑल दैट। ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, यूएई इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इजिप्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इथियोपिया अफ्रीका से लेना था अदर देन साउथ अफ्रीका, कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। न्यू मेंबर्स आ गए थे 23 में साउथ अफ्रीका के अंदर जो समिट हुई, नेक्स्ट ब्राजील के अंदर हो रही है। द पॉइंट हियर इज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि और उसके बाद 10 12 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। मैं कल किसी से बात कर रहा था अब्बास साहब से, तो वो कह रहे थे कि नहीं हम लेट नहीं हैं। आई डोंट एग्री। अब जरा सोचो तुम्हारे एग्री करने के लिए बचा क्या? और अगर इफ यू डोंट एग्री डिड यू काउंटर हिम? कल इन्होंने एक वीडियो किया था, वो जो मजदूर साहब जिनका नाम ले रहे हैं उनके साथ इन्होंने वीडियो किया था कल। उनका कहना था कि सब हंकी डोरी है, सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं? नो आई डोंट एग्री, आई डोंट बाय दैट थ्योरी। तो बाबा जब तुम थ्योरी बाय नहीं करते हो और इंटरव्यू कर रहे थे तो तुमने उसको काउंटर क्यों नहीं किया? उस समय तुमने समझो क्यों नहीं कहा कि आई डोंट बाय योर थ्योरी, यू नो फॉर दिस एंड दैट रीजन यू आर रॉन्ग इन माय ओपिनियन? नहीं कहा आपने, आपने खाली खुला छोड़ दिया। आपको वीलॉग बनाना था, बस एक वीलॉग बनाना था, सच गया तेल लेने उस सारे प्रोसेस में। वो डेफिनेटली उनकी इस अप्रोच से कि हम लेट नहीं, हम बिल्कुल लेट हैं, हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में हम बिल्कुल लेट हैं, बड़ी देर की बिल्कुल सोए हुए थे, हमारा कोई ध्यान नहीं था इस हवाले से। अब पाकिस्तानी ज्यादातर आपको पता फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, बस ज्यादातर यही कहते हैं, नारे मारते हैं, ओ जबरदस्त छा गया पाकिस्तान, आ गया पाकिस्तान, ले गया पाकिस्तान। द क्वेश्चन इज दैट that's how adversity put you in a situation. एडवर्सरीज आपको इस सिचुएशन में लाके खड़ा करते हैं। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप की जो है, चाइना इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एज ए डायलॉग पार्टनर ले सकते थे। अच्छा, हम कब फुल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। वो फुल मेंबरशिप की नहीं कह रहे, मतलब डायलॉग पार्टनर ही ले लो। तो यार पूरी रोटी नहीं दे रहे हो, आधी दे दो, अबे कुछ तो दे दो, चौथाई दे दो, कुछ तो दे दो, हमें कुछ तो बना लो, हम भी खड़े हैं तुम्हारी राहों में। पर ये जियोपॉलिटिक्स है भाई, दीज आर द रियलिटीज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। फॉर देम
Cuba is more important, Bolivia is more important, because they don't much matter, but they add a value that these countries are coming from Absolutely. They do. Americas. So मैं तो इसमें एक दिस इज समथिंग मेरी समझ से बालत आ रहा है कि अच्छा। हमारे जो लोग हैं लेट अप्लाई किया और डरते रहे पहले। ठीक है, जो काम आप रशिया किया आपने वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं भैया अप्लाई किया 2023 में 22 में 23 से पहले? सवाल है ना एक, उसकी वजह ये अच्छा आपने अप्लाई कर दिया होता तो क्या कहता? तो ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर आप पहले एप्लीकेशन आपकी आ जाती तो एप्लीकेशन आपकी अप्रूव ही हो जाती तक। इज दैट पॉसिबल? जो फंडामेंटल जो चार जो फॉर्मिंग जो मेंबर हैं जो इसको बनाने वाले मेंबर्स हैं चार, उन चारों में से कोई अप्रूव कर रहा है? कितने लोग अप्रूव कर रहे हैं? आप चीमा साहब ये भूल जाते हैं कि ये वही रशिया है जिसके खिलाफ आपने जंग छिड़ी थी अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में। आप भूल रहे हैं कि इकोनॉमिकली आपने उस मुल्क को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और आपने इस बात को लेकर ताल ठोके थे, छातियां ठोकी थी, पता नहीं क्या क्या ठोका था, ये कहते हुए कि हमने एक वर्ल्ड पावर को तोड़ कर रख दिया है। याद है हामिद गुल? याद है आपको? हामिद गुल भरे टीवी चैनलों में ये जा के कहा करता था कि हमने तोड़ दिया है सोवियत यूनियन को, सोवियत यूनियन को तोड़ने में पाकिस्तान का हाथ है। आज वही सोवियत यूनियन जो टूट के रशिया के नाम पर बचा है, आज आप उससे दोस्ती की भीख मांग रहे हैं। आपको याद है डायलॉग क्या था आपका? ये हमारे गर्म पानियों तक आना चाहते हैं, आज आप भीख मांग रहे हैं, आज जो गर्म पानियों तक हम नहीं आते, मरो वहीं अपने गर्म पानी में गर्म होते रहो। हो रहा है ना भाई तुम्हारे साथ? ये डिजर्व करते हो। हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है। हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी है कि अमेरिकियों और यूरोपियन से तस्वीरें खिंचाएं एंड वो आके लगा दें और कहें कि जनाब हम बड़े बल्ले बल्ले, हाँ साडा हमारा कोई सानी नहीं है। आप सुन रहे दोस्तों, जो इनके फौजी हैं, कभी बोला नहीं बारे में कुछ चीमा साहब ने? सारा का सारा ब्लेम उठा के पॉलिटिशियंस पे डाल देते हैं हमेशा। सियासतदान तो फ्री है ही नहीं, पीछे तो डंडा खड़ा रहता है लिए हुआ मिलिट्री वाला। वो क्या करेगा सियासतदान को जितनी आप स्पेस देते हैं उसी में ऑपरेट करता रहता है, सही गलत अच्छा बुरा। मोदी साहब ने कल बड़ी टफ लाइन ली है, चाइना को भी टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया। चाइना को कहा है कि दहशत गर्दी की जो एक्टिविटीज है उनको उस तरह आप सख्त बोले, और पाकिस्तान पर तो जारी बात उन्होंने करना ही होता है। वाई विल ही इग्नोर पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे? वो सवाल पैदा होता है ना। इतने ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, टर्की को ले लिया उन्होंने, यूरोप में शोर मचा हुआ है, वाई टर्की, वाई टर्की, टर्की को क्यों लिया है? और कई हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को जनाब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान पहले ही सी पैक का हिस्सा है। क्वेश्चन ये है कि मुझे परेशानी नहीं है हम सी पैक का हिस्सा है, मुझे परेशानी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि हम सी पैक के आगे क्यों नहीं सोचते। वाई वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो ग्रेट पार्क कंपटीशन है इसमें अपने पत्ते कहाँ रखने हैं। वी डू अंडरस्टैंड दैट द कोल्ड वॉर, नेक्स्ट कोल्ड वॉर इज कमिंग ऑन आवर बॉर्डर्स। हम इस चीज को समझते हैं, हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं। ये कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कोल्ड वॉर की बात आ रही है। मुझे तो लगता है ये प्योर इकोनॉमिक वॉर आ रही है, जो कभी भी काइनेटिक वॉर में भी हो जा सकती है। तो इसको खाली कोल्ड वॉर क्यों कहा जाए? ये कोल्ड वॉर कैसे हुई? दुनिया दो खित्तों में अगर डिवाइडेड हो रही है, दो भागों में बट रही है, तो आप जरा सोचिए उसमें जो भाग कमजोर पड़ेगा या जो भाग भारी पड़ेगा वो अपने अपने रोल तो प्ले करेंगे, उसमें फ्रिक्शन तो होगी। जब फ्रिक्शन होगी तो कौन बार कोल्ड वॉर रह जाए और कितनी देर तक रह जाए ये कौन जाने। खैर आगे देखिए। लेकिन ये जो एसोसिएशंस होती हैं, ये the entire foreign office, the entire Pakistani state couldn't understand the importance of the BRICS. वो आज देखें वो अपने नए जो है वो करेंसी नोट्स जारी कर रहे हैं। अच्छा ये ऐसा कुछ नहीं है करेंसी नोट जारी करने वाली बात, लेकिन दोस्तों ये आप जरा सोचो कि क्या ये जो फॉरेन ऑफिस को ब्लेम कर रहे हैं, दुनिया के हर आदमी को ब्लेम कर रहे हैं, सियासतदानों को ब्लेम कर रहे हैं, क्या आपसे पहले ये जो एनालिस्ट साहब है, क्या आपने कभी इनको कहते सुना कि हमने ब्रिक्स की मेंबरशिप लेट कर दी है? आई मीन ये एक दिन पहले की बात छोड़िए, ये तो सर पे आ गई ना, लेकिन पिछले सालों में कभी आपने कहते सुना कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ब्रिक्स की मेंबरशिप लेनी चाहिए, पिछली बार क्यों नहीं अप्लाई की, इस बार अप्लाई कर देनी चाहिए? कभी बोलते सुना? कभी नहीं। मगर ये अब जब लात पड़ गई है वहां से
और कुछ नहीं हो पाया है, उम्मीदें टूट गई हैं, भरोसा हट गया है, तो ये एनालिसिस आ रहा है, सो कॉल्ड एनालिसिस। पता नहीं वो सही है जाली है कि सही है, बट इट्स एवरीवेयर व्हिच आई एम सेइंग, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग वो क्या है, ठीक है। बट वो नए करेंसी नोट्स जारी कर रहे हैं, और आपने कब आना है? तो आपको क्या ख्याल है कि इंडिया आपको अगले साल भी ब्राजील में भी आने देगा? ना आपके बारे में डिस्कशन होगी। एक साल आप और पढ़े रहे ना, मैं आपको बात बताऊं, तो आने की वैल्यू नहीं रह जाती। और एक साल और पढ़े रहते, टाइम वेस्ट क्यों किया गया? ठीक है जी। हम जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स की जो लाइन लेंथ के अंदर हम कहाँ पे थे? क्या हमारा विजन था? क्या रोड मैप था? पाकिस्तानी एक्सपर्ट क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर? आप भी तो एक्सपर्ट है, आपने क्या काम किया है? सो हम जो है वो हमारा देखें, मैं इस चीज़ को तो मानता हूँ, वी हैव दिस क्राइसिस, ठीक है ना जी। हमारा एक क्राइसिस है, और वो क्राइसिस ये है कि हम ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना जी। और अंडरस्टैंड क्या करते हैं कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही हैं कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम प्लान करते हैं, सोच समझ के हम कोई नहीं करते। तो प्लानिंग कैसे हुई? चाइना जो है वो उसने भी, उसको तो चाहिए था पाकिस्तान को एडवाइस करता दैट दे शुड जॉइन ब्रिक्स लॉन्ग अगो। अब जरा सोचिए, मतलब मेरे घर में चोरी हुई है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे घर में चोरी होने वाली है? चाइना ब्लेम हो गया। अपनी फौज ब्लेम नहीं करनी, खुद ब्लेम नहीं लेना, अपने ऊपर ब्लेम लेना कि हमने एनालिसिस क्यों नहीं किया कि ब्रिक्स की जरूरत है, चाइना पर ब्लेम डालना है। ये हालत है, ये है एनालिसिस। चाइना ने क्यों नहीं हमको बताया कि भाई चलो जूता पहन लो, लड़ाई पे जाना है? क्यों नहीं एडवाइस किया? जब इतने लोगों को मेंबर चाइना बनवा रहा था, जब ईरान को बना रहा था, बाकियों को बना रहा था, मैं उसकी वजह बता देता हूँ। अच्छा, इमरान खान वाज द रीजन, मेरी जाती राय में। तो ये इससे पता लगता है आदमी कितना छोटा सोचता है, कितना छोटा सोचता है। तब क्या बाजवा वो सब नहीं कर रहा था जो करना चाहता था? अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि इमरान खान के ही रिजीम में जो ये चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर बना या कि जो बॉर्डर वाला जो एग्रीमेंट हुआ, वो सब कौन कर रहा था? बाजवा करवा रहा था ना सारे। यानी कि अगर बाजवा को सीरियसनेस होती या सारी बात की समझ होती तो क्या वो करता नहीं है? और अगर नहीं किया तो बाजवा भी क्यों ना ब्लेम ले, खाली सियासत ब्लेम क्यों ले, पॉलिटिकल ही आदमी ब्लेम क्यों ले? सारे के सारे पॉलिटिकल आदमी के पास तो स्पेस ही नहीं, जैसे मैंने कहा। ये हालत है इनको। जहां वो जो हमारी दोस्त बुखारी कहती है ना कि जो कुत्ता गिरा हुआ है कुएं में, तो कुएं का पानी निकाल रहे हैं, कुत्ता निकाल नहीं रहे, जिसकी वजह से मुश्किल हो रही है, पानी निकाले जा रहे हैं। 2018-19 से जब इमरान खान आया, चाइनीज पाकिस्तान से नाराज हो गए, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के उस वक्त एक मिनिस्टर साहब होते थे, दाऊद साहब। उन्होंने ये फैसला किया कि हम सारे चाइनीज माहदों को रिविजिट करेंगे। द मोमेंट पाकिस्तान स्टार्टेड रिविजिटिंग ऑल द एग्रीमेंट्स विद द चाइनीज अंडर द सी पैक, चाइनीज जो है वो फड़क गए, उन्होंने कहा यार है कि साड़ी बिस्ती कर रहे हो, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस? अब सोचो, सीपैक अथॉरिटी कौन चला रहा था? पाकिस्तान आर्मी। जब नवाज शरीफ ने कहा था उस जमाने में सीपैक अथॉरिटी को सिविलियन चलाएंगे, तो किसने वहां पे डंडा लेके खड़े हो गए थे लोग? पाकिस्तानी फौज, कि नहीं सीपीसी को हम चलाएंगे। क्यों? उसमें जो माल आएगा उसका हिस्सा हमको चाहिए। यही तो हुआ था। तो नतीजा क्या हुआ? इस समय पर, जिस समय पे ये बात आ रही है, इसमें फौज क्यों नहीं खड़ी हुई? जब इमरान खान ने ये कहा कि हम तमाम सीपीसी के माहदे जो है वो रिविजिट करेंगे, दाऊद ने कहा कि मिनिस्टर ने, आप ये बताइए ऐसे में फौज क्यों नहीं खड़ी हुई? फौज ने क्यों नहीं जिद की कि ये गलत पॉलिसी डिसीजन है और हम उसको सपोर्ट नहीं करते? आखिर इमरान खान फौज के खिलाफ तो नहीं जा रहा था कहीं भी, वो करता वो सब कुछ वही रहा था जो इमरान फौज कह रही थी। तो ऐसे कैसे कि एक जगह जो फौज का काम हो, चाहे करतारपुर का हो कुछ, तो वो उसको क्रेडिट दे दो, पर जहां बात नेगेटिव हो तो फौज को बचा लो और इमरान खान पे बात डाल दो? ये क्या बात है? ठीक है ना, जारी बात है, ये एक सवाल तो आता है ना उनके लिए, खाक। यार आप लोगों ने ये हमारे साथ क्या किया है, क्यों आप ऐसे कर रहे थे? तो मुझे ऐसे लगता है कि चाइनीज वो हमसे नाराज रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर हमें एडवाइस भी नहीं किया और हमें ये कहा ही नहीं कि आप ये कर लें, और हम भी जो आप वो जिसे कहते हैं ना गंगू पंगू होके बैठे रहे हैं। खैर है, कोई बात नहीं। और आज ईरान ईरान
जो कि वेस्ट ने आइसोलेट करके रख दिया हुआ है, दैट इज मोर एक्टिव इन द न्यू ग्रुपिंग्स एंड ब्लॉक्स। अच्छा मित्रों, ये जरा सोचिए, ये जिन लोगों का ग्रुप है इसमें भारत को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? आप जरा सोचिए। सीधी सी बात है, रशिया को ऑलरेडी दुनिया में आइसोलेट किया गया है, फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस बंद उनके साथ, है कि नहीं? जो तेल उनका जा रहा है वो भारत और चीन में आ रहा है, जो कि बाकी दुनिया के खिलाफ खड़े होके और जिद करके रशिया से ऑयल ले रहे हैं। भारत से वो तेल एक्सपोर्ट भी हो रहा है उन्हीं मुल्कों को जिन्होंने रशिया पर पाबंदियां लगा रखी हैं। अब जरा सोचिए, चाइना के साथ ट्रेड को लेकर तमाम मुल्कों को वैसे ही वेस्ट में दिक्कत हो रही है, खासकर जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चक्कर चला है। अब आप मुझे ये बताओ, ऐसे में जो एक कंट्री जो न सिर्फ इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है बल्कि जिसका जबरदस्त इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक क्लाउड भी है, वो कौन है? भारत। तो भाई भारत को आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें ईरान है आइसोलेटेड, रशिया है आइसोलेटेड, चाइना है डिस्कार्डेड या स्केयर्ड ऑफ, या यूं कहिए अवॉइडेबल, ऐसे ऐसे ग्रुप के बीच में जब तक एक ऐसा आदमी न बैठा हो या एक ऐसी पार्टी न बैठी हो जिसका एक डिप्लोमेटिक क्राउड हो या डिप्लोमेटिक क्लाउड हो, तो आप मुझे बताइए उस ग्रुप की वैल्यू क्या रहेगी? तो बेसिकली ब्रिक्स की जो वैल्यू बढ़ी हुई है और बनी हुई है, जिसकी वजह से हर बात में भारत को शामिल किया जा रहा है। आपको सीन याद होगा ना, पुतिन जी बीच में बैठे में, शी जिनपिंग राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे मोदी जी, यही सीन है ना। तो ये सब क्यों? इसलिए क्योंकि पुतिन ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो तुमने मुझे डिस्कार्ड किया, तुमने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया, तुमने मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई, ये रहा मैं। एक तरफ मेरे फाइनेंशियल दुनिया की पावर बैठी हुई है चीन, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ दुनिया का, दूसरी तरफ मेरे पास वो आदमी बैठा हुआ है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक क्लाउड है। दैट इज इट, दैट इज व्हाई द ग्रुप बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर इसी में से आप इंडिया को निकाल दीजिए, फिर देखिए क्या क्या बनता है इस ग्रुप का, कुछ भी नहीं। फिर ये ग्रुप बिल्कुल सीमित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। ये सीन है। पाए ना, ईरान इज मोर एक्टिव इन द न्यू ग्रुपिंग्स एंड ब्लॉक्स। तो तुसी की करते फिरदे हो? सवाल है ना एक, भाई आपकी क्या, व्हाट इज योर जॉब? आपकी क्या जॉब है, क्या है? इफ यू आर लाइक दिस, कि आपका ध्यान ही नहीं इन चीजों में। ईरान को ज्यादा पता है और हमें बिल्कुल ही नहीं पता। सच्ची बात तो ये है ना, मैं फिर यही कहूंगा और क्या कहूंगा। उनको ज्यादा पता है कि हमने क्या करना है। देखें एक और चीज देखें, चीमा साहब का एनर्जी लेवल पिछले 2 वीडियोस में ये कितना डाउन है। पिछली बार डाउन हो रहा था जब पता लगा कि भारत रोक रहा है, इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और अब जो हो गया, पता लग गया कि इंडियन मीडिया ठीक रिपोर्ट कर रहा था, भट्टा बिठा दिया गया तुम्हारा। अब एनर्जी लेवल देखिए चीमा साहब को कहाँ जा रहा है। Why we couldn't take advantage of China, ये एक सवाल है। While China is in the BRICS, क्यों हम नहीं ले सके एडवांटेज उसका? मुझे तो सिर्फ इस चीज की समझ आनी चाहिए। क्यों नहीं आ रही आपको समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप फैक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे चीमा साहब। भाई ब्रिक्स में आप चाइना का क्या एडवांटेज ले लेंगे? चाइना की उंगली पकड़ के आप अंदर बैठ जाए, घुस जाएंगे ब्रिक्स में? नहीं होता भाई, कंसेंसस से होता है। कंसेंसस के मायने नजदीकी डिक्शनरी में जाकर देखिए। थाईलैंड वियतनाम को पता है, मलेशिया को पता है, इंडोनेशिया को पता है, युगांडा को पता है, बेलारूस को पता है, हमें नहीं पता। हमें बिल्कुल नहीं पता। अब ब्रिक्स प्लस की भी मीटिंग आज हो रही है, डॉक्टर जयशंकर उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। मैं तो बहुत ज्यादा अपसेट हुआ इस चीज से कि नॉट अ मेंबर ऑफ अ डायलॉग कंट्री। आप जरा ब्रिक्स के उसमें जाएं ना, ब्रिक्स के उसमें जाएं जरा। ये जो आज का फाइनल डे है उसका, ठीक है ना जी, एज ए फुल मेंबर पूरी दुनिया, खित्ते के सारे ममालिक वहां आए हैं स्वाय पाकिस्तान के। आपने ब्रिक्स प्लस की अगर फैमिली फोटो नहीं देखी तो उस फोटो में देखें, स्वाय पाकिस्तान के सारे मुल्क ने, और मोदी चला गया वहां से बिकॉज वो जर्मन। अभी कल तक क्या हो रहा था? मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। अब क्या हुआ? मोदी चला गया वहां से, मोदी चला गया वहां से। ये फ्रस्ट्रेशन, ये जुबान निकलती है ना, ये निकलती है फ्रस्ट्रेशन से, और उसमें फिर वो जो अंदर का कमीनापन होता है बाहर निकल कर आता है। चांसलर एलोफ शोलोस ने आना है, शोलॉफ नहीं आता, शोलॉफ आज शाम पहुंच रहे हैं, आज राती वो भी पहुंच जाएंगे, क्या नाम है उनका। तो ये चीज है।
हाँ, वो जो क्या नाम है उनका, ये चीज है। सो मुझे तो नहीं वो समझ आ रही कि हमारी इसमें क्या ब्रिक्स प्लस फैमिली फोटो। देखें, ये रशिया से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसे बुरे नहीं है, हमें थोड़ी सी एक अदर। जरा सोचो, ये कहते हुए किसी को जरा हेजिटेशन होता है क्या? रशिया से हमारे अच्छे ताल्लुकात है, कोई अच्छी अच्छी बात थोड़ी है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात है। कहाँ से अच्छे ताल्लुकात हो गए तुम्हारे रशिया से? ट्रेड तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारे किसी और तरह के रिलेशन नहीं, सिवाय डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। तुम्हारा रशिया से क्या लेना देना? स्ट्रेटेजिकली रशिया तुमसे डील नहीं करता है, वो भारत से डील करता है। तेल उसका हम खरीद रहे हैं, उसके एक्सपोर्ट पार्टनर हम बनते हैं, और आप चले हैं वो कहने के लिए कि हमारे उनसे अच्छे रिलेशन है। काहे के लिए अच्छे रिलेशन है भाई? गिनाओ तो सही। गिव मी द लॉजिक, प्रूव योरसेल्फ चीमा साहब। हाउ इज पाकिस्तान हैविंग गुड रिलेशनशिप विद रशिया? एंड डिफाइन द गुड। दौरा कर लेना सी फॉरेन मिनिस्टर ने कहना सी जहाज कमा, हमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से प्रॉपर्ली निकलने की कोशिश करनी चाहिए ना। अच्छा, मतलब जहाज घुमा के आप रशिया जाकर उतर जाएंगे और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। ये दैट्स द थॉट। इमेजिन, मतलब कहीं जाने से डिप्लोमेटिक थॉट जो चीजें जो है वो पाकिस्तान और चाइना और इंडिया में बायलैटरल विजिट जो है, भारत तो नहीं जा रहा था चीन कहीं 5 साल से, तो क्या चाइना आइसोलेटेड हो गया, भारत आइसोलेटेड हो गया? हम नहीं प्रॉपर्ली निकल पा रहे, और शायद उसकी वजह यही है कि हमारी लीडरशिप जो है वो समझ दी है यार छड्डो पर उत्थे जाके की करना है, किस तरह करना है। मतलब लिटरली, मतलब मैं आई एम डिसअपॉइंटेड बाय आवर फॉरेन ऑफिस। फिर वो भी हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, सारे हमारे क्लास फेलो भी हैं वहाँ पे, कोलीग्स भी हैं, जूनियर भी होंगे, सीनियर भी होंगे, हमारे बुरे बुजुर्ग पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के लोग हैं बड़े। तो मतलब ये खाली ये अपना प्राउड दिखाना है पर्सनल, कि भाई मुझे कौन कौन जानता है, मेरी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, ये हो गया मामला। भाई पता है चीमा साहब, मैं आपको राजी बात बताता हूँ, ये फॉरेन ऑफिस में जो आपके कलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, ये जो आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता है ना, वो भी तो आपकी तरह ही सोचते हैं। एनालिसिस करना ही नहीं, एनालिसिस तो करना ही नहीं, इन्फॉर्मेशन है नहीं, और दसो की करिए, कुछ हो ही नहीं सकता। सीजन डिप्लोमेट है पाकिस्तान की, सारी बात है, लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटीज भी तो होती है ना, इन बेचारों को कोई कसूर एट द एंड ऑफ द डे नहीं होता। मुझे ये भी उम्मीद है कि फॉरेन ऑफिस ने जरूर रेकमेंड किया होगा हुकूमत को, लेकिन उस वक्त हुकूमत इमरान खान की 4 साल 5 प्रेजम्पशन जरूर रिकमेंड किया होगा, लेकिन उस वक्त अब देखिए ना, पहली बात रिज्यूम कर ली, जरूर रिकमेंड किया होगा, उसके बाद अगला फैक्ट ले लिया, इमरान खान की गवर्नमेंट थी। पर ये चीजें क्या पिछले 4 साल में हुई हैं? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस हालत में है वो 4 साल में हुई है? 5 साल बाद में आए हैं तो मसरूफ हो गए होंगे ये बेचारे, ठीक है ना, सारे के सारे मसरूफ हो गए होंगे। या हो सकता है पाकिस्तान को उन्होंने खड़ा करना था तीसरी लाइन में, और फिर उनके पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ वालों ने कहना था लो इंडिया का जयशंकर पहली लाइन में, पाकिस्तान तीसरी लाइन में, ये वो। अब ये जो ब्रिक्स फैमिली फोटो है, इसने आप देखें ना, इसने जो तबाही मचानी है, ठीक है, कि दुनिया का हर मुल्क साथ है, लेकिन दुनिया का हर मुल्क साथ है, ठीक है, स्वाय पाकिस्तान। इथियोपिया, युगांडा में। और उसके पीछे फिर जारी बात है हमारी अपनी लॉजिक को कुछ ना कुछ तो होगी। आप बैठे हैं जनाब, मैंने तो जो रीड किया वो यही है कि हम मसरूफ रहते हैं और चीजों में, हमारा और कोई ध्यान नहीं है। यानी कि ईरान को पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है जी। कजान के अंदर मैंने देखा है कि जयशंकर अपने स्टूडेंट से डायलॉग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने कहा दिया कि हम नया कॉन्सुलेट खोल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो वो यार वो एक और एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बिल्कुल एक और एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको पता है हमने क्या करना है, ठीक है। वो आपने महेंद्र अमरनाथ को, आपको याद है सुरेंद्र अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ हमारी क्रिकेट टीम में हुआ करते थे एक जमाने में 80s में। महेंद्र अमरनाथ का बॉलिंग एक्शन बड़ा अजीब था। 83 का फाइनल आप देखिएगा तो आपको उससे पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। 83 वर्ल्ड कप का कि महेंद्र साहब जब भागने शुरू करते थे ना अपने रनअप पे, तो जोर से भागते थे, बीच में आते आते स्लो हो जाते थे, और जिस समय बॉल फेंक रहे थे उसमें बिल्कुल ही स्लो हो चुके होते थे, और बॉल की रफ्तार कुछ होती नहीं थी। तो आप जरा सोचिए, ये तो उस समय लोग मजाक करते थे कि भाई महेंद्र ऐसे भागता हुआ, डर जा, नहीं डरा तो मैं डर जाता हूँ, चल कोई बात नहीं, अलग हो जाओ लाइन से। ये उस तरह का है। पहले चौड़े हो रहे थे, पाकिस्तान मिडिल लेवल की पावर है, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इंडिया रोक नहीं सकता है, कहीं
थोड़ी देर रोक लेगा, ज्यादा नहीं रोक पाएगा। हमारे साथ चाइना है, सब कुछ हो रहा था ना। अब जरा हालत देखिए, कोई और नहीं डरा, हम ही डर गए। ये हालत है इनकी। वो एक अपनी लाइन लेंथ लेके बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं अपने मुल्क के लिए। हमारी इंटरनल लड़ाई ख़त्म हो तो तब है ना। हमें यही नहीं पता चल रहा कि हमने इमरान खान को जेल में रखना है कि अंदर करना है कि बाहर करना है, कि हमने उसका क्या करना है। और फिर आपको पता है पाकिस्तान के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो सारे पाकिस्तान को ये कहते हैं, यार बताओ ना क्या करना है, फिर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, वो पाकिस्तान से पूछते हैं। इनसे पूछो वो कंट्रीज कौन से हैं जो पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली है। I mean, कौन सा मूर्ख देश है दुनिया में जो अब भी मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाह रहा है। सऊदी अरब भीख दे रहा है, यूएई भीख दे रहा है, कतर भीख दे रहा है, चाइना भीख दे रहा है। आगे गिनाओ कौन बचा? भारत से कुछ मिल नहीं सकता, आईएमएफ भीख दे रहा है। आगे गिनाओ कोई बचा? आईएमएफ कंट्री नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन, पर वो भी। मगर आप जरा कल्पना कीजिए ना, कौन से फ्रेंडली कंट्रीज क्या लेकर आएंगे, क्या मिल जाएगा? और जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनका क्या? उनके पैसे नहीं वापस जा पा रहे हैं। क्यों? कि बैंक, आपका रिजर्व बैंक कहता है कि जी हमारे तो डॉलर खत्म हो जाएंगे, हम नहीं लेने देंगे तुम्हारे पैसे तुमको। तो क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा तुम्हारे यहाँ? सारी बात है उनके सामने, बेइज्जत होता है इन चीजों पे। तो इज्जत का जो बेइज्जत पाकिस्तान हो, अच्छा भला टका के बेइज्जती होती है पाकिस्तान की इन हरकतों की वजह से कि यार हम जरा सी इन्वेस्टमेंट लेने के आते हैं, आपके मुल्क में कोई ना कोई फसाद शुरू हो जाते हैं। ये बातें वो करते हैं पाकिस्तान। सो आई होप पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाए। हम जो है वो इस सेंस में क्लियर हो जाएं कि हम फोरकास्ट करना शुरू कर दें। हम प्रॉपर्ली फोरकास्ट करना शुरू कर दें कि हमें क्या चैलेंजेस ऐसे हैं जो हमें आइंदा आने वाले दिनों में फेस करने पड़ सकते हैं। आप क्यों करते जी मतलब फोरकास्ट? क्या आई विश कि हमें ये फोरकास्ट करना शुरू हो जाएं। विश। और अगर हम ये प्रॉपर्ली फोरकास्ट नहीं करते, हम अंडरस्टैंड नहीं करते, हम रीड नहीं करते कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। जरूर इनका अल्लाह ही हाफिज हो। दोस्तों हम चलते हैं यहाँ से अपनी तरफ, और मैं आपसे कहूंगा कि इस तमाम को जो मैंने आपसे कहा, आपको मैंने 3 दिखाए इनके सेगमेंट्स जहां पर ये अलग अलग बातें बोल रहे हैं, और आखिर में आके ये उन्होंने इनका रोता पीटता जो आपने रूप देखा, ये उनका जो आदरनाक प्रलाप देखा आपने, तो वो इनका आदर प्रलाप चल रहा था। अब इसको लेकर आप अपना एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। मेरा पर्पज आपको ये था कि हम लोग अक्सर इन पर कमेंट करते रहते हैं, इनके वीडियोस पर कमेंट करते रहते हैं। मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूँ कि विद इन 2 डेज इस आदमी ने किस तरह से 3 बार नैरेटिव बदला है। तो गौर कीजिएगा साहब इनकी नैरेटिव पर, क्योंकि इनका नैरेटिव यूं ही चलता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो हमेशा बस कुछ क्रिएटिव होता है जो कुछ अलग ही ऑब्जेक्टिव लिए चल रहा होता है। तो दोस्तों आपके साथ आज के लिए इतना ही। जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जान पहचान वालों में, और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम मिलते हैं आपसे आज रात 10 बजे अपने रेगुलर शो में, लाइव में, और तब तक के आपसे इजाजत। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए।